नमस्कार। आज हम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जीवन और उनके काम पर उपलब्ध स्रोतों के जरिए गहराई से नजर डालेंगे। जी, उन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहते हैं, लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये एक सपना था, विज्ञान से देश को गढ़ने का सपना। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं स्रोतों से समझने की कोशिश करेंगे कि भाभा का वो सफर कैसा था, उनकी वैज्ञानिक देन, उनकी सोच भारत के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। जन्म बॉम्बे में 30 अक्टूबर 1909। काफी समृद्ध और पढ़े लिखे पारसी परिवार में। हाँ, पिता वकील थे और अंकल सर दोराबजी टाटा, तो माहौल तो था ही। फिर वो कैम्ब्रिज गए इंजीनियरिंग पढ़ने। सुना है परिवार की इच्छा थी। जी, इंजीनियरिंग की डिग्री ली भी, पर उनका जो असली पैशन था वो तो थियोरेटिकल फिजिक्स सैद्धांतिक भौतिकी में था। अच्छा। और कैम्ब्रिज में उन्होंने सिर्फ डिग्री नहीं ली, नाम कमाया, खासकर कॉस्मिक रेज और क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। हाँ, और वो भाभा स्कैटरिंग, हाँ, वो भी तो उन्हीं की देन है। जी हाँ, बिल्कुल। भाभा स्कैटरिंग ये आज भी पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण खोज थी। ये असल में बताता है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन उसका एंटी पार्टिकल कैसे टकराते हैं। और नील्स बोर जैसे बड़े नामों के साथ भी काम किया उन्होंने। हाँ, नील्स बोर के साथ, आइंस्टाइन के साथ भी उनका संपर्क रहा, उस लीग में थे वो। तो फिर सवाल उठता है, कैम्ब्रिज में इतना सफल करियर बन रहा था, फिर भारत वापसी क्यों? क्या ये सिर्फ देशभक्ति थी? देखिए, ये दिलचस्प है। उनकी जो वापसी हुई उसका फौरी कारण तो 1939 में दूसरा विश्व युद्ध था। वो छुट्टियों पर आए थे। अच्छा, और फिर फंस गए? हाँ, यूरोप लौटना मुश्किल हो गया, लेकिन उन्होंने यहाँ आकर इसे एक मौके की तरह देखा। सीवी रमन के साथ IISc बैंगलोर में काम शुरू किया। और यहीं से भारत के वैज्ञानिक भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। बिल्कुल, यहीं से उन्होंने महसूस किया कि भारत को अगर सच में आगे बढ़ना है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने इंस्टीट्यूशंस चाहिए, विश्व स्तरीय संस्थान। जी। और इसी सोच के साथ उन्होंने टाटा ट्रस्ट को वो मशहूर चिट्ठी लिखी, एक संस्थान का प्रस्ताव रखा जो फंडामेंटल रिसर्च पर फोकस करे। ये TFR की शुरुआत थी। हाँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1955 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई। ये दिखाता है कि वो सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, एक विजनरी थे, एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे। TFR तो एक मील का पत्थर था ही, लेकिन उनका सपना शायद इससे भी बड़ा था, ऊर्जा आत्मनिर्भरता। एकदम। यहीं से परमाणु कार्यक्रम की तरफ उनका झुकाव और तेज हुआ, और अच्छी बात ये थी कि उन्हें नेहरू जी का पूरा समर्थन मिला। हाँ, नेहरू खुद विज्ञान में बहुत यकीन रखते थे। बिल्कुल। तो 1948 में भाभा बने परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष। फिर 1954 में ट्रॉम्बे में एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट की नींव रखी, जो बाद में बार्क बना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जी। और उनका वो कथन बहुत मशहूर है, कोई भी ऊर्जा इतनी महंगी नहीं है जितनी ऊर्जा का न होना। नो पावर इज एज एक्सपेंसिव एज नो पावर। ये उनकी सोच दिखाता है, ऊर्जा सुरक्षा। हाँ, और वो भी शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए। उनका जोर हमेशा बिजली, खेती, मेडिसिन, इन क्षेत्रों पर रहा। और इसी के लिए वो 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई उन्होंने। सही कहा, ये बहुत दूर की सोच थी। भारत के पास यूरेनियम कम था, लेकिन थोरियम बहुत था, तो ये प्रोग्राम थोरियम को इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया था। 3 चरणों में। हाँ, पहले यूरेनियम से प्लूटोनियम बनाना, फिर प्लूटोनियम से थोरियम को ईंधन बनाना, और तीसरे चरण में उस नए ईंधन का इस्तेमाल करना। आत्मनिर्भरता का एक पूरा रोड मैप। कमाल की सोच, वैज्ञानिक, प्रशासक, दूरदर्शी। लेकिन अंत बड़ा दुखद हुआ। हाँ, बहुत दुखद। 24 जनवरी 1966 वियना जा रहे थे एक कॉन्फ्रेंस के लिए, और फ्रांस में मॉन्ट ब्लांक के पास विमान दुर्घटना। जी। सिर्फ 56 साल के थे वो, और इस पर काफी कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी हैं। स्रोत बताते हैं कि कुछ लोग इसे सिर्फ हादसा मानते हैं, पर कुछ शक भी जताते हैं कि शायद कोई साजिश थी भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए। हाँ, इस तरह की बातें भी स्रोतों में मिलती हैं कि शायद कुछ बाहरी ताकतें नहीं चाहती थीं कि भारत आगे बढ़े, लेकिन पुख्ता सबूत वो किसी भी तरफ नहीं है, ये एक रहस्य ही है। तो इन सभी स्रोतों को मिलाकर देखें तो डॉक्टर भाभा की विरासत क्या है, उन्हें कैसे याद किया जाए? देखिए, वो सिर्फ एक महान भौतिक शास्त्री नहीं थे, वो एक संस्थान निर्माता थे, एक रणनीतिकार। उन्होंने विज्ञान को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा। TFR, बार्क, ये आज भी खड़े हैं।
उनकी नींव पर। बिल्कुल, उनकी मौत बहुत जल्दी हो गई, लेकिन उनका विजन इतना स्पष्ट और नींव इतनी मजबूत थी कि भारत रुका नहीं, आगे चलकर परमाणु शक्ति बना। और उनका फोकस हमेशा देश पर रहा, व्यक्तिगत गौरव पर नहीं। सही कहा। और अगर आज के संदर्भ में देखें, उनकी वो आत्मनिर्भरता की सोच, खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में, वो आज भी कितनी प्रासंगिक है ना? बिल्कुल। जब हम क्लीन एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, हाँ, उनकी दृष्टि आज भी रास्ता दिखाती है। और श्रोताओं के लिए हम ये सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, अगर 1966 की वो दुर्घटना ना हुई होती तो डॉक्टर भाभा के नेतृत्व में भारत का विज्ञान और परमाणु ऊर्जा का सफर कहाँ तक और कितनी तेजी से पहुंचा होता?